पाए गए हैं। दरअसल जयपुर, दौसा, अलवर में यादव के 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। बलजीत यादव बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए रहे हैं। जयपुर में 8 जबकि अलवर, दौसा में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई है। जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की छापेमारी की गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई की गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए में ये केस दर्ज किया है। यादव के ठेकेदार फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का ये आरोप है। वहीं विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी अब जांच कर रही है। तो पूर्व विधायक बलजीत यादव के ऊपर गाज गिरी है। ईडी की रेड इनके कई ठिकानों पर की गई है। जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की छापेमारी चली है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की ये कार्रवाई की गई है। वहीं विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी अब जांच कर रही है, क्योंकि ये भी समझ में आ रहा है ईडी को कि जो विधायक कोष यानी विधायक फंड जो मिलता है विधायकों को, उसके वो जो फंड है उसका भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया गया है। बलजीत यादव बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अब इनके कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। जयपुर में 8 जबकि अलवर, दौसा में एक जगह पर कार्रवाई की गई है। जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की छापेमारी की गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये भी बताया जा रहा है कि विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी इस जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, पूर्व विधायक के कई ठिकानों पर छापेमारी, क्या कुछ जो इन्वेस्टमेंट के जरिए सबूत इकट्ठे हुए हैं, जरा अपडेट्स के साथ बताइएगा। जी, ईडी ने आज अभी सुबह से ही जो है पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर जो है कार्रवाई शुरू की है। ये करीब 10 ठिकाने हैं, जिनमें जयपुर में 8 दौसा और एक ठिकाना है जहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो आज सवाल ये उठा कि ईडी इसमें क्यों कार्रवाई कर रही है। तो इसमें सीधा मामला एमएलए का है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। तो इसमें जो है अलवर जिले यानी इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहरोड, वहां 32 के लिए स्पोर्ट्स आइटम है और ये एमएलए विधायक कोष का धन है, उससे ये खरीदे गए थे। और ये टेंडरिंग का तरीका भी इनका गलत था। इनके ऊपर पहले भी आरोप लगते हैं पूर्व विधायक पर, और इसके साथ 4 कंपनी के साथ तरीके से जो है का आरोप, और कई गुना भाव पर स्पोर्ट्स आइटम गए थे और स्पोर्ट्स आइटम जो कई गुना भाव पर दिए गए थे। तो उससे जो धन की मनी लॉन्ड्रिंग, जो धन को जो है साइफन ऑफ किया गया, तो उसके कारण जो है ये पीएमएलए के तहत जो है इनके खिलाफ मामला दर्ज। ईडी को सबसे पहले भनक कैसे लगी थी कि बलजीत यादव इतने बड़े करप्शन में इन्वॉल्व हैं? जी, ईडी को जो ये जानकारी मिली है, ईडी को जानकारी जो मिली है वो इनके पिछले जो आरोप लगे स्पोर्ट्स कंपनियों पर आरोप थे, उनके रहते जो है ईडी को ये भनक लगी कि ये विधायक भी जो है इसमें शामिल हैं और इन्होंने किस तरह से जो है, तो इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ईडी ने ये केस दर्ज किया है। क्योंकि ये मामला काफी टाइम से जो है लगातार जारी है और जो है ईडी को उन 4 कंपनियों के बारे में भी पता था जो कंपनियां पूरे मामले में जो है घालमेल किए हुए थी। तो ये सारा मामला जो है ईडी की नजर में था और जब इनको लगा कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं तो इन्होंने जो है ईडी ने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, इसके पहले भी 1 महीने पहले की भी बात मुझे याद आ रही है हितेंद्र, जब एसीबी ने बलजीत यादव के 8 अधिकारियों के खिलाफ जयपुर में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और बच्चों की खेल सामग्री से जुड़े भ्रष्टाचार का ये पूरा मसला था। तो क्या उससे भी रिलेटेड अब वो सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं? जी, उससे ही जुड़ा ये मामला है। क्योंकि इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री हुई थी कि उनके खिलाफ जो है ये मामला था कि कंपनियों ने फर्जी तरीके से या गलत तरीके से जो है टेंडरिंग की है और पब्लिक फंड्स जो है जो जनता का पैसा है उसको जो है फर्जी तरीके से टेंडरिंग करके जो है इसको साइफन ऑफ किया गया है। और जब इसमें जो है ये करीब जो है एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो 12 दिसंबर को हुई थी और जो है इस पे जो है लगातार इसी पे कार्रवाई हो रही थी और इसमें 4 कंपनियों का नाम भी सामने आया था
जिनका नाम मैं आपको बता दूं, एक बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसके अलावा एक सूर्या एंटरप्राइजेज है, इसके अलावा राजपूत स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज है और शर्मा स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज। तो ये तो 4 कंपनियां जो है इसमें शामिल थी। बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर दिल्ली के दंगल में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि उन्होंने 55 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, क्या अरविंद केजरीवाल क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या वो कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे? रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहली रैली किराड़ी में की। अपने भाषण में सीएम योगी ने सबसे पहले यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल की तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र भी अपनी जनसभा में किया। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे ही पूरे नहीं कर पाई। सीएम योगी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमने कैबिनेट के साथ पवित्र संगम में स्नान किया, क्या केजरीवाल यमुना नदी में अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने दिल्ली सरकार को लेकर निशाना साधा कि यहां पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है? क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। दिल्ली में गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर भी सीएम योगी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ नहीं कर सकी और इसका खामियाजा मथुरा वृंदावन के संतों और श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ता है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। सीएम योगी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर प्रचार किया। किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में सीएम योगी ने रैली की। सीएम योगी की दिल्ली में कुल 14 जनसभा होनी है।
दिल्ली में बीजेपी 32 साल से सत्ता के लिए तरस रही है। पहले कांग्रेस ने उसका इंतजार बढ़ाया और फिर आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो दिल्ली में अपनी जीत दर्ज करेगी। अब देखना ये है कि दिल्ली के दंगल में सीएम योगी के प्रचार का कितना असर होता है। फिल्म जगत के 4 बड़े कलाकारों को धमकी से फिर एक बार बॉलीवुड में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरे ईमेल के आखिर में विष्णु लिखा है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस गैंग के होने का शक जताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धमकी वाले ईमेल से दहशत में बॉलीवुड। फिर गैंगस्टर के निशाने पर सेलिब्रिटी। पाकिस्तान से भेजा गया धमकी वाला ईमेल। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को धमकी। ये खबर चमक दमक से भरी फिल्मी दुनिया को एक बार फिर सन्न कर रही है। पाकिस्तान से आए एक ईमेल ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ये ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है। इस ईमेल के अंत में विष्णु लिखा हुआ है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस ईमेल के जरिए क्या धमकी दी गई है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, तुम्हारी सभी एक्टिविटी पता है। अगले 8 घंटे में जवाब की उम्मीद। जवाब नहीं मिला तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। ये धमकियां न सिर्फ सितारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता की लकीर जरूर पैदा कर रहे हैं। क्या गैंगस्टर के निशाने पर बॉलीवुड सितारे आसान निशाना बन रहे हैं? फिल्म जगत से जुड़े इन चारों लोगों को धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जब पहले ही अभिनेता सलमान खान के घर पर न सिर्फ फायरिंग हो चुकी है, बल्कि कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी इन्हीं धमकियों के बीच हुआ है, जबकि 16 जनवरी को ही अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल इन नई धमकियों के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक अपराध की दुनिया फिल्म जगत के लिए चुनौती बनी रहेगी? कब तक दहशत का ये साया मंडराता रहेगा? और महाकुंभ में वायरल कहानियों के बीच बयानबाजी और विवाद भी कम नहीं। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रुझारिया एक बार फिर चर्चा में है। वजह है उनका ताजा बयान। हर्षा ने आखिर ऐसा क्या कहा जो हंगामा हो गया? एक बड़े संत ने भी वायरल नीली आंखों वाली लड़की की तस्वीरों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वायरल फेम को लेकर विवाद से जुड़ी यह स्पेशल स्टोरी देखिए। कभी मॉडल बनी साध्वी पर मचा शोर। तो कभी वायरल आंखों पर हंगामा।
हर्षा रिछारिया के ताजा बयान से मचा कोहराम। नीली आंखों पर क्या बोल गए बड़े संत। वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी अध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आंखों की, नशे की हो रही है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है। उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। सुना आपने हर्षा रिछारिया क्या कह रही हैं? बाबा बालक नंद भी नीली आंखों और जटाओं की तस्वीरें दिखाए जाने से आहत दिख रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ में सुंदरता और वायरल खबरों के बीच अब विवाद भी उठने लगे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछारिया के बारे में कई कहानियां चर्चा में रही हैं। विवादों के बाद हर्षा अंडरग्राउंड हो गई और कुछ समय बाद वापस लौटी है। हर्षा कभी खुद को एंकर बताती हैं, तो कभी एक्टर बताती हैं। लेकिन पीले वस्त्रों में लोग उन्हें साध्वी की संज्ञा दे रहे हैं। वजह साफ है, साध्वी के रूप में महाकुंभ में उनका नजराना और अखाड़ों में महंतों को अपना गुरु बताना। अब एक बार फिर हर्षा ने बताया है कि उनके पिता कौन हैं। हर्षा ने कहा कि उनके पिता हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज और पिता तुल्य रविंद्र पुरी जी हैं। जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। और महाराज स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी जो है परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं। उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है। और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूंगी तो मैं उन्हीं की बेटी, और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलाशानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी, पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं, वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मध्य प्रदेश की हर्षा रिछारिया महाकुंभ की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन उनको अब यही पब्लिसिटी परेशान कर रही है। हर्षा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हालांकि वो युवा पीढ़ी को संदेश देने की भी कोशिश कर रही हैं। ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है। क्योंकि मैंने, आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीजों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरी तरह युवा हैं, उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में बालकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म से युवा जुड़ा हुआ ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और ये महाकुंभ 2025 उन युवाओं को जागृति प्रदान कर रहा है। बालकानंद गिरी जी महाराज भी कभी सुंदर साध्वी की जटाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखने से आहत दिखे, तो कभी नीली आंखों वाली मोनालिसा की चर्चा से। कुछ समय से मैं देख रहा हूं मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है। उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। परंतु हमारे भारत का
जो मीडिया है, जो हमारा आईना है, वो उन पे फोकस कर रहा है कि इसकी आंखें ऐसी हैं। वो आंखें नहीं देखना चाहते, क्योंकि आंखें तो सबकी अच्छी है, खूबसूरत है, दिव्यता को देखना चाहते हैं, उनके अंतःकरण की शक्ति को जानना चाहते हैं। नाम कमाना और प्रसिद्धि हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया में IIT बाबा अभय सिंह हो और चलिए इसी